Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. So in this video we are going to discuss about the endoplasmic reticulum. लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए क्या होता है बेटा, लिखिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है बेटा, इसमें बेसिकली हमारी सेल की 4 ऑर्गेनेलिस पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, lysosomes and the last one is vacuoles। और ये क्वेश्चन PYQ भी है बेटा, आया हुआ है किसी मास्टर कैडर में ये। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं। ठीक है, सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये चारों ऑर्गेनेलिज होते हैं बेटा, दे फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये जो ऑर्गेनेलिज है बेटा, ये फंक्शन करती है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनकी फर्स्ट ऑर्गेनेली जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा, तो आपने ये सेल तो देखा ही होगा, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ऐसे ऐसे करके बेटा एक जाल सा लगा होता है, देखा है सभी ने? ऐसे ऐसे करके जाल सा लगा होता है, सभी ने देखा होगा। कई बार ये साइटोप्लाज्म में भी ऐसे फ्री पड़ा होता है। जो न्यूक्लियस के पास जाल लगा होता है उस पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं कई बारी। अब ये क्या बला है? खाली जाल तो समझ आ रहा था, उसके ऊपर ये डॉट डॉट्स भी लगा दिए, ये क्या है? चलो देखते हैं। तो बायोलॉजी में जाल को कहते हैं रेटिकुलम। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये हमारे पास लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये क्या है? लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई? दूसरी चीज, ये क्या है? एक्सटेंसिव नेटवर्क है ऑफ क्लोज एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है क्लोज एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का। उसके बाद बेटा जो ईआर की मेम्ब्रेन्स होती है ना, जो ईआर की मेम्ब्रेन्स है बेटा, वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती हैं, इंटरेक्ट करती हैं साइटोस्केलेटन से। ठीक है, इंटरेक्ट करेंगी साइटोस्केलेटन से, एंड दे कंटेन द डिफरेंशिएटेड डोमेन्स स्पेशलाइज्ड फॉर डिस्टिंक्ट फंक्शंस। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई? उसके बाद अगर बेटा मैं बात करूं ईआर की, देखिए ये हमारा सेल, न्यूक्लियस, ईआर बेटा। ईआर इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक तो जो बेटा ये इसके अंदर है, लेट मी चेंज द पेन। एक तो बेटा देखो जो इसके अंदर है, ये वाली स्पेस है ना, एक जो बाहर है ये वाली स्पेस। जो अंदर है उसको ल्यूमिनल बोलेंगे, जो बाहर है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में भी लिख लेते हैं बेटा हम। तो देखिए ये हमारा पूरा सेल है, ये सपोज न्यूक्लियस है, इसके साथ हमारे पास अटैच है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब इसने इंटरसेलुलर स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। सॉरी, इंट्रासेलुलर, यहाँ पे करेक्ट कर लो प्लीज, इंट्रासेलुलर स्पेस उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो जो इसके अंदर की है, मतलब कि इसका ल्यूमन, उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल पार्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? जो बाहर का है, जो हमारे पास बाहर का पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म वाला है, जो साइटोप्लाज्म वाला है। और जो ल्यूमिनल पार्ट है, इट इज द पार्ट विच इज इनसाइड द ईआर। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स होती हैं, दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्ट करती है, एंड ये क्या क्या चीजें कंटेन करती है? कंटेन्स द डोमेन्स
that are specialized for distinct functions. ठीक है, अब जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स हैं उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो सकता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस हो सकता है मेम्ब्रेन का। दूसरा रफ होगा। रफ होगा तो उसपे क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है अगर रफ होगा तो? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन रफ है बेटा तो उस पे प्रेजेंट होगा हमारे पास राइबोसोम्स। ठीक है, तो अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का हमारे पास होता है। फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो सेकंड है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो स्मूथ वाला होगा इस पे तो कोई भी राइबोसोम्स जो है वो नहीं अटैच होते। ठीक है, कोई राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक सरफेसेस पर हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं वो एसोसिएट होते हैं। एसोसिएटेड राइबोसोम। सब बच्चा बच्चा जानता है कि राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है। राइबोसोम का क्या फंक्शन है? राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे और उसको उसके बाद में क्या करते हैं? प्रोसेस भी करते हैं प्रोटीन को। ठीक है, देखिए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। अब जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन्स तो डेफिनेटली नहीं सिंथेसाइज करेगा क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स ही नहीं है और राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। तो इसका क्या काम है? ऐसे वेला है ये? नहीं, ये सिक्रीट करता है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स को सिक्रीट करता है जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम मास्टर कैडर के लिए पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप नोट डाउन कर लेना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। दूसरी चीज, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड जो ल्यूमिनल स्पेसेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, नॉर्मली दे आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द सेल। ठीक है, और जो SCR एंड RER हैं दे फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बेटा, बट जब कई बार क्या होता है कि हम सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं बाय होमोजेनाइजेशन तो जो ER है हमारा वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोसोम्स। ठीक है, तो अब अगर प्रोटीन की प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास? प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, तो इसमें क्या क्या रहता है हमारे पास? देखिए, एक तो ग्लाइकोसाइलेशन होगी। प्रोटीन्स की ग्लाइकोसाइलेशन होती है। उसमें क्या होता है कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा? हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा इन एन अमाइनो एसिड रेजिड्यू। ठीक है, प्रोटीन में। तो RER में क्या होता है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ लार्ज परफॉर्म ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर टू अ प्रोटीन। ठीक है, RER में ओलिगोसैकेराइड का जो प्रिकर्सर होता है वो अटैच हो जाता है हमारे प्रोटीन से। ये इतना सा ओवरव्यू आप ग्लाइकोसाइलेशन का लीजिए। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है ग्लाइकोसाइलेशन के? क्यों करनी है आखिर हमें प्रोटीन्स की? सबसे पहली चीज तो क्या है कि जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली फोल्ड होएगा। ठीक है, अगर हमने एन ग्लाइकोसाइलेशन कर दी तो वो किस चीज में असिस्ट करती है कि प्रॉपर प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इंश्योर करती है ये। प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। दूसरी चीज ये क्या करती है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है प्रोटीन को। ठीक है, इट कन्फर्स द स्टेबिलिटी टू द प्रोटीन। उसके बाद सेल टू सेल एडहेशन में रोल प्ले करती है ये। सेल टू सेल
एडहेशन में रोल प्ले करती हैं, और उसके बाद जो ओलिगोसैकेराइड्स जो ग्लाइकोप्रोटीन्स पे प्रेजेंट होते हैं, दे आल्सो सर्व एज एन एंटीजन्स, ठीक है, दे आल्सो सर्व एज एन एंटीजन। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि प्रोटीन कहीं से भी कैसे भी फोल्ड हो रहा है, ये चीज नहीं होती है, उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होती है। तो हमारे पास क्या होता है, शेप्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि मिस फोल्डिंग को प्रिवेंट करता है। तो ईआर का इसमें भी रोल होता है। लिख लीजिए साथ में हमारे मेरे साथ, क्या है कि प्रोटीन फोल्डिंग, ये भी प्रोटीन की एक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। मेच्योर प्रोटीन हमने कैसे मतलब तैयार करना है। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं प्रोटीन में, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो साइटोसोल में नहीं बनते, क्योंकि साइटोसोल में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बनता है, और इनको फैसिलिटेट कौन करता है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ठीक है। ईआर के ल्यूमेन में ये होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई? आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, एक चीज और याद रखना आप, जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं और ऑर्गेनेली प्रोटीन्स होते हैं जो फ्री राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज होते हैं, उनके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं होते। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहाँ पे जाके बनते हैं, हमारे पास ईआर में जाके बनते हैं। क्लियर है सभी को? ओके। अब हम ये तो सारा हमने डिस्कस कर लिया, जो आर ई आर का कॉन्सेप्ट था, हमारे पास प्रोटीन्स बने, फिर उनकी प्रोसेसिंग हुई, कैसे कैसे हुई, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है एस सी आर का रोल क्या है। सबसे पहला रोल तो है इसका लिपिड फॉर्मेशन में, ठीक है। दूसरा ये क्या रोल प्ले करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और तीसरा क्या करता है, ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ, लिखिए लिखिए, लिपिड की सिंथेसिस, दूसरी चीज क्या थी, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये, तीसरी चीज कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। एलडीसी ट्रिक है इसकी याद रखने के लिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब देखो, लिपिड और स्टेरॉइड फॉर्मेशन को ये प्रमोट कर रहा है, तो ये कहाँ कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट हो गए, हमारे ओवरी, लिवर या टेस्टिस वाले हिस्से में, ठीक है। क्योंकि ओवरी और टेस्टिस जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, जो हमारा लिवर है वो फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये वाले रीजन में ये ज्यादा आपको मिलेंगे। अब सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, इसको डिस्कस करेंगे कि मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। अब देखिए, मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। अब देखना बेटा, जो एससीआर है हमारा, वो सबसे ज्यादा मतलब प्रोड्यूस करता है मेम्ब्रेन लिपिड्स को, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी मेम्ब्रेन लिपिड्स को वो प्रोड्यूस करता है। उनमें क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स आता है, एंड हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल। इतनी चीज क्लियर है सभी को? अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। अब जो इनकी सिंथेसिस है फैटी एसाइल कोए से एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से, ये कहाँ पे होगी, साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ ईआर मेम्ब्रेन पे होगी, एंड दे आर कैटालाइज्ड बाय द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। सुनिए ध्यान से, जो एससीआर है हमारे पास मोस्ट ऑफ दी मेम्ब्रेन लिपिड्स को सीक्रेट करता है, उनमें हमारे पास आता है फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, ये क्या है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। कहाँ पे सीक्रेट होगा ये, ठीक है, कहाँ पे सीक्रेट होगा ये, साइटोसोलिक लीफलेट पे, साइटोसोलिक लीफलेट किसकी, ईआर मेम्ब्रेन की। हेल्प कौन करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम्स रहते हैं हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंड
एंजाइम्स। आई होप सभी को फॉस्फोलिपिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे कैसे ये सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी जब हम डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि लिपिड्स जो हैं वो कैसे रोटेट करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हमने डिस्कस करा था, लेटरल मूवमेंट हमने डिस्कस करा था। वहां पे हमने एक एंजाइम पढ़ा था स्क्रैम्बलेज, अगर किसी को याद हो तो। स्क्रैम्बलेज का क्या काम है, जब हमारे ईआर की जो साइटोसोलिक लीफलेट है उस पे फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस हुई, उनको कोई एंजाइम भी चाहिए जो कि ट्रांसफर करेगा न्यूली फॉर्म्ड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को टू अदर हाफ ऑफ द बाइलेयर। तो वहां पे स्क्रैम्बलेज मीडिएट करता है ट्रांसफर को। ठीक है। फ्रॉम द साइटोसोलिक लिपिड लेयर टू द नॉन साइटोसोलिक, मतलब कि ल्यूमिनल साइड पे आ जाएगा। ठीक है। क्या इंश्योर करता है कि दोनों जो मोनोलेयर्स हैं वहां पे इक्वल पॉपुलेशन है लिपिड्स की। यही तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि जो हमारे पास स्क्रैम्बलेज एंजाइम है, ईआर में इसका रोल इन्होंने क्या बताया है कि ये लिपिड को बेटा ट्रांसपोर्ट करता है, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है जहां पे ज्यादा है टू द प्लेस जहां पे चाहिए। ये क्या चीज इंश्योर करता है कि वो दोनों इक्वली पॉपुलेटेड हो। ठीक है। इक्वल पॉपुलेशन लिपिड्स की होनी चाहिए इन ईच लेयर। इतनी चीज सभी को क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन में ये कैसे रोल प्ले करता है। तो देखिए, तो देखिए डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में, वैसे लिवर में होती है। लिवर में कौन से सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स। तो हेपेटिक सेल्स में भी तो एससीआर होंगे, है ना। अब देखिए बेटा, जो एससीआर है हमारे हेपेटिक सेल्स के, दे आर द मेजर साइट फॉर द रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक्स। अब जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, नॉन नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो एज अ टॉक्सिकेंट्स हमारी बॉडी में एड ऑन हो जाते हैं। अब देखिए, जो एससीआर है उसमें क्या होगा कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है इट इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोसोमल P450 कंटेनिंग सिस्टम्स। इस सिस्टम के बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये बेसिकली मोनो ऑक्सीजनेसेस होते हैं। ठीक है। ये क्या कैटेलाइज करते हैं कि कोई सिंगल एटम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा सबस्ट्रेट में। ठीक है। और वो दूसरे एटम को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में रिड्यूस कर देगा। देखिए समझिए, जीनोबायोटिक्स को कैसे रिमूव करेंगे। हमारा जो एससीआर है हेपेटिक सेल्स का, उसमें एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं P450। ठीक है। माइक्रोसोमल P450 कंटेनिंग सिस्टम है। ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, मोनो ऑक्सीजनेसेस होते हैं, मोनो ऑक्सीजनेसेस होते हैं। ठीक है। मतलब कि मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस है ये। और ये क्या कैटेलाइज करते हैं, इसमें क्या होगा बेटा, एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो, ठीक है, मतलब सिंगल एटम, सॉरी सिंगल एटम जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का सिंगल एटम जाएगा। ठीक है। सबस्ट्रेट के बीच में। और जो दूसरा हमारे पास जो मतलब कि है एटम, अदर एटम है, ऑक्सीजन का ही उसकी रिडक्शन कर देगा टू वाटर। क्लियर हुआ सभी को ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है। उसके बाद हमने प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम साइटोसोल टू ईआर। तो ये कैसे होगा, देखिए। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द साइटोसोल टू द ईआर, तो उसमें क्या क्या होता है, देखिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल टू ईआर। ईआर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए बेटा, जो प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज कौन करता है, जो राइबोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब देखिए, जो प्रोटीन्स सिक्रीट करे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स ने, वो दो तरह के प्रोटीन्स हुए हमारे पास। एक तो हमारे पास है सॉल्युबल प्रोटीन्स, दूसरे हमारे पास रहते हैं बेटा
मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब सॉल्युबल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं ना, साथ साथ लिखते रहना बेटा, बायो लिखने से ही याद होती है, ठीक है। जो हमारे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ये फुली ट्रांसलोकेट हो जाते हैं हमारे ईआर की मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। दे आर फुली ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड ईआर के ल्यूमेन में ये रिलीज हो जाते हैं। फिर इतनी चीज क्लियर हुई कि साइटोसोल में वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, ट्रांसलोकेट हुए ईआर की मेम्ब्रेन में और ल्यूमेन में चले गए। दूसरी तरह की अगर हम बात करें तो हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। तो ये कौन से होते हैं, आइए लिखते हैं। इनमें क्या होगा, पहली चीज तो ये पार्टली ट्रांसलोकेट होते हैं अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन, ये चीज लिखिए, पार्टली ट्रांसलोकेट across the ईआर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है, और ये ईआर मेम्ब्रेन में ही रह जाते हैं, ठीक है। एंड रिमेन इन ईआर मेम्ब्रेन। अब देखिए बेटा, कुछ प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड्स हैं वो ईआर रेजिडेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि ईआर में ही रह गए हमारे पास। बट बहुत सारे ऐसे हैं दैट आर डिजाइंड टू रिजाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ सम अदर ऑर्गेनेलिस, ठीक है। कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी और ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में। सिमिलरली क्या होता है, जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, इनमें भी कुछ प्रोटीन्स ईआर रेजिडेंट होते हैं, और जो बाकी बचे होते हैं उनका क्या होता है, वहां वो अपने दूसरे जो अदर ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके ल्यूमन में चले जाते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई, कुछ तो ईआर रेजिडेंट होंगे और जो बाकी बचे रह जाते हैं वो दूसरी ऑर्गेनेली के ल्यूमन में चले जाते हैं, ठीक है, ल्यूमन ऑफ अदर ऑर्गेनेलिस। इतनी चीज पता चली सभी को। अब देखो, जो प्रोटीन सिक्रीट हुए हैं, ठीक है, द प्रोटीन्स destined to be secreted, तो वो कैसे मूव करते हैं, थ्रू द सिक्रीटरी पाथवे। अगर अब मैं आपको बताऊं कि सिक्रीटरी पाथवे के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो देखिए हम थोड़ा सा लिखेंगे सिक्रीटरी पाथवे के स्टेप्स को कि कैसे होता है, लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन्स जिसने बनाए, ठीक है, क्लियरली लिख देती हूँ, कंफ्यूज होते तो फिरोगे नहीं तो, ठीक है। जो हमारा आर ई आर है, इसने प्रोटीन्स को बनाया। अब क्या हुआ, ई आर टू गोल्जी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर गोल्जी के सिस्टरने में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट या सिक्रेटरी वेसिकल्स में चले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट या सिक्रेटरी वेसिकल्स में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है बेटा, सेल के एक्सटीरियर में ये जाएंगे। अब देखिए बेटा, जो प्रोटीन्स है हमारे पास जो कि ईआर के ल्यूमन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोटीन है ईआर के ल्यूमन में बेटा, वो दो तरह के हैं हमारे पास, दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो रेजिडेंट प्रोटीन्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये। दूसरे हमारे पास है एक्सपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। एक्सपोर्ट प्रोटीन्स के एग्जांपल हमारे पास जैसे कोई भी सिक्रीटरी प्रोटीन ले लो या तुम लाइसोसोमल प्रोटीन्स ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, ईआर में क्या होता है, इनकी स्पेसिफिक फोल्डिंग होती है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, इस इनकी जो है वो स्पेसिफिक फोल्डिंग होएगी ईआर में। उसके बाद क्या होगा, ओलिगोमेराइजेशन होएगी, प्रोसेसिंग होएगी,
एंड जो प्रोटीन्स है एक्सपोर्ट प्रोटीन्स फिर हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे ईआर से सिस गोल्जी नेटवर्क तक। सिस गोल्जी नेटवर्क क्या है? जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और जो ये ट्रांसपोर्ट है इट अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनते हैं हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके बाद क्या होता है? टारगेटिंग एंड फ्यूजन होती है इन वेसिकल्स की। ठीक है बेटा, जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं ना ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑर्गेनेली डिस्टिंक्शंस। वो खुद ही पता लगा लेते हैं कि मैंने इस ऑर्गेनेली में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर, जो प्रोटीन्स हैं दे मस्ट बी पैक्ड इनटू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो उनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में पैक करना पड़ता है हमें। जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है वो स्पेशलाइज्ड कोटेड रीजन ऑफ मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं, जो कि सराउंड की जाती है बहुत सारे कोट प्रोटीन्स की हेल्प से। ठीक है, जो कि साइटोसोलिक फेस को कवर करते हैं, सो दैट की जो इनकी मेम्ब्रेन्स है दे इवेंचुअली बर्ड ऑफ एज अ कोटेड ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है, फिर टारगेट मेम्ब्रेन के साथ ही जाकर फ्यूज करेंगे बेटा, और जो प्रोटीन कोट है वो डिस्कार्ड हो जाएगी एंड जो मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली फ्यूज हो जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई? पता चल गया? ओके, मेनली क्या होता है? 3 तरह के कोटेड वेसिकल्स होते हैं हमारे पास, ईच विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कोट। कैसे बनते हैं? बाय रिवर्सिबल पॉलीमराइजेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स। उसके बाद क्या होगा? कोट प्रोटीन की एडिशन में क्या होता है? अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, और छोटे छोटे जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? वो चाहिए होते हैं हमें कोटेड वेसिकल की फॉर्मेशन के लिए। फिर हर टाइप को जो वेसिकल है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को फ्रॉम पर्टिकुलर पेरेंट ऑर्गेनेली टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ऑर्गेनेली। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं सारी प्रोसेस को। तो देखिए बेटा, लिखते रहिए, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन के ट्रांसफर की फ्रॉम ईआर टू गोल्जी। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटीन है जो ईआर के ल्यूमन में, या तो वो रेजिडेंट प्रोटीन होगा या तो वो एक्सपोर्ट प्रोटीन होगा। तो अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है हमने ईआर से लेकर के डेस्टिनेशन ऑर्गेनेल तक। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, ओलिगोमराइजेशन होगी एंड प्रोसेसिंग होगी, ये ईआर स्पेसिफिक होती है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपोर्ट प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट होएगा फ्रॉम ईआर टू सिस गोल्जी। लेकिन होगा कैसे? इसकी मदद से फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी। फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा ईआर टू सिस गोल्जी। जो सिस गोल्जी है बेटा वो फर्स्ट कंपार्टमेंट है गोल्जी का। उसके बाद क्या होगा? टारगेटिंग होगी एंड फ्यूजन होगी इन वेसिकल्स की। किसके साथ? मेम्ब्रेन के साथ, जहां पे जाके इन्होंने अटैच होना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन कंपोनेंट है दैट मेक्स डिस्टिंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेली, प्रोटीन को पता होता है कि कौन सी ऑर्गेनेली उसकी है और कौन सी नहीं है। जो वेसिकल्स है वो प्रोटीन के साथ कोटेड होते हैं। ठीक है, फ्यूजिंग से पहले क्या होता है? टारगेट मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजिंग से पहले क्या होगा कि जो प्रोटीन कोट है वो शेड हो जाएगी एंड जो मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली फ्यूज कर जाएगी हमारे प्रोटीन के साथ। जो चीज आपको याद रखनी है कि हर तरह का जो वेसिकल है बेटा वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को फ्रॉम पर्टिकुलर पेरेंट ऑर्गेनेली टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ऑर्गेनेली, मतलब कि ये स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। इतनी चीज क्लियर हुई सभी को? आई होप सभी को समझ आ गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी प्रकार का किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऑर्गेनेली के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, पानी पीते रहिए। मास्टर कैडर का पेपर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ऐसे ही अच्छे कंटेंट को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।